जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे विद्यार्थियों को आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अच्छी और बेहतर तरीके से तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करनी है जम के, और लास्ट समय है, आपको समय नहीं, ज़्यादा समय बचे हैं और जितना ज़्यादा हो सके जम के मेहनत करनी है। चलिए हम बात करते हैं आज की हम पॉलिटिकल्स की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि टेस्ट नहीं, कुछ ही दिनों में टेस्ट हम लेने वाले हैं, उसके लिए ही नहीं बल्कि 2025 में जो है, जो होने वाले हैं टेस्ट, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लाएँ जो एग्ज़ाम के लिए, यानी कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आज की कुछ मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं। ज़िंदगी एक आईना है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक आईना है। ये तभी मुस्कुराएंगे जब आप मुस्कुराएंगे। ये तभी मुस्कुराएंगे जब आप मुस्कुराएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसके साथ आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज की क्वेश्चंस की हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 10th क्लास के लिए। ये ध्यान से आपको याद कर लेने हैं। हो सके तो ज़्यादा बार, जितना ज़्यादा बार लिखोगे इसको, उतना आपको अभ्यास होगा। तो आपको याद रखना है, पढ़ने से ज़्यादा, पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर जोर डालना है, ताकि इसके लिए आपको क्या होगा, हाथ की स्पीड बनी रहेगी और उसमें क्या होगा, आपका अक्षर भी सुधार होगा। टाइम मैनेज के करने की आपको एक मतलब कि समय सीमा निर्धारित हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। 18वीं सदी की बात करें तो भारत के मुख्य उद्योग की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में भारत में वे सारी वस्तुएं बनती थी जो मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता था, भले ही ये उद्योग गृह उद्योग में चलते थे, जैसे कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, गुड़ उद्योग, तंबाकू उद्योग आदि। बस इतना ही लिख डालने हैं, बहुत ही सटीक और कम शब्दों में जवाब है, ये ध्यान रखने। अब है बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति की बात करें तो औद्योगिकीकरण के सफल होने के फलस्वरूप समाज में स्पष्टतः 3 वर्ग हो गए। 3 वर्ग कौन कौन से? पूंजीवादी वर्ग, बुजुर्वा वर्ग तथा मजदूर वर्ग। ये 3 वर्ग हो गए। बीच का बुजुर्वा वर्ग, यानी कि बीच में जो था मध्यम वर्ग जो था बुजुर्वा वर्ग था, ये ध्यान रख रहे हैं। और बुजुर्वा वर्ग ही मध्य वर्ग था, जिसके हाथ में व्यापार की कुंजी थी, यानी चाबी जो कहा जाता था मध्य वर्ग में, यानी कि मध्य वर्ग बुजुर्वा वर्ग के हाथ में ही व्यापार की कुंजी थी, यानी चाबी थी, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति की बात करें तो क्या था। तो चलिए हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बड़ी ही सटीक और सही सब अच्छे तरीके से अपने भाषा में। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नग्न है, यानी कि नगन, यानी कि अनंत है, ये ध्यान रखने। स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार की भागीदारी महिलाओं की थी, आज विधायिकाओं में उनकी पूछ उतनी नहीं है। जिस समय था महिलाओं की भागीदारी स्वतंत्रता आंदोलन में, उस समय आज जो है नहीं है, ये ध्यान रखने। कोई राजनीतिक दल की उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें टिकट नहीं देते हैं। विधायिकाओं में अपनी भागीदारी के लिए महिलाएं वर्षों से संघर्ष कर रही है, लेकिन उन्हें दिलासा के अलावा कुछ नहीं मिलता, यानी कि धैर्य रखने के लिए कहता है देंगे लेकिन टिकट आपको मिलेंगे, महिला राजनीति में भागीदारी मिलेंगे, नहीं मिलता है। लेकिन पुरुष की बात करें, पुरुष प्रधान समाज उन्हें आरक्षण देना चाहता भी नहीं है। पुरुष प्रधान समाज आरक्षण महिलाओं को देना नहीं चाहता है। जब महिला आरक्षण के लिए बिल आता है तो कभी यह दल और कभी वह दल उसका विरोध करने लगते हैं। विरोध के नए मुद्दे तलाशे जाते हैं, ये ध्यान रखने। विरोध के नए मुद्दे तलाशे जाते हैं। इसी के कारण जो क्या होता है, ध्यान रखने, महिलाओं के क्या होता है, भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति काफ़ी दयनीय रहा है, ये अभी भी वर्तमान में चल रहा है, ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें तो किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करना है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो बात कर लेते हैं, वे 2 प्रावधान निम्नलिखित है जिसने ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इस तरह आपको याद रखने कौन कौन से हैं, 2 ही लिखना है। तो कौन कौन से, ये ध्यान रखने। पहला है, वे 2 प्रावधान निम्नलिखित है, हम बोल दिए हैं। अब बात करते हैं पहला जो है, भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई राज का धर्म नहीं है, ना तो वह किसी धर्म का समर्थन कर सकता है और ना ही विरोध कर सकता है, ये लिख लेना है। दूसरा, धर्म के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। धर्म के आधार पर किसी को शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। ये 2 लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संघ राज का अर्थ बताएं।
संघराज की अर्थ की बात करते हैं। संघराज का अर्थ है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इस तरह के राज्य के लिए पूरे देश की एक सरकार केंद्रीय सरकार होती है और राज्य या प्रांतों के लिए अलग सरकार। यानी कि बात करें तो सत्ता हमारे देश में सत्ता के हिसाब से क्या होता है, संघ राज का अर्थ होता है कि हमारे देश में सत्ता के आधार पर क्या होता है, दो मतलब कि पूरे देश में दो तरह के सरकार होते हैं। यानी कि हम बात करते हैं संघ सरकार के अंतर्गत दो तरह के सरकार होते हैं हमारे देश में। पहला होता है संघ सरकार, यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरा पहला संघ सरकार हो जाता है और दूसरा क्या होता है, राज्य सरकार। सर ये आपको ये क्या लिखना है, कि लिखना कैसे है, संघ राज का अर्थ यह होता है कि सत्ता के आधार पर हमारे देश में दो तरह के मतलब शासन की व्यवस्था है, यानी कि राज्य होते हैं। पहला संघ राज और दूसरा राज्य सरकार। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि केंद्र की बात करें तो केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच संविधान में उल्लिखित सत्ता या शक्ति का स्पष्ट बंटवारा रहता है। राज्यों के नीचे भी सत्ता की साझेदारी रहते हैं, जिन्हें स्थानीय स्वशासन कहते हैं। सत्ता के इसी बंटवारे को संघ राज्य या संघवाद कहते हैं। ध्यान रखना है, बस इतना ही लिख डालना जितना हम बोले हैं। और उसके बाद बात करते हैं संघीय शासन की दो विशेषताएं क्या है। संघीय शासन की दो विशेषता की बात करें तो संघीय शासन की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला हम बात करते हैं, संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और दूसरे स्तर की बात करें, दूसरे स्तर पर प्रांतीय या राज्य सरकार होती है जिनके अधीन गौण विषय होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, तो प्रत्येक स्तर की सरकार अपने अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्र रहती है, लेकिन उन्हें अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही होना पड़ता है। यदि दोनों को मनमुटाव की स्थिति आती है तो केंद्र का निर्णय ही मौन होता है। ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की महत्व की बात करें। सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की महत्व की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं। आंसर में लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है। इसी के चलते किसी को दरबार नहीं रख सकता है, यानी कि दबाकर नहीं रख सकता है, किसी को दबाकर नहीं रख सकता है। ये ध्यान रखना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। सभी को राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था रहती है। इसका महत्व विशेषतः इस बात में है कि किसी को असंतोष प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यदि बहुत आपके साथ है, यदि बहुमत आपके साथ है तो इसका अर्थ है कि सभी आपसे संतुष्ट है। यदि किसी को केंद्र में मौका नहीं मिलता है तो वह राज्य के शासन में साझेदारी कर सकता है। यदि वह इसमें भी असफल हो जाता है तो वह स्थानीय निकायों में अपना भाग आजमाता है। यदि वहाँ भी उसे जीत नहीं मिलती है तो उसका अर्थ है कि जनता उसे इस काबिल समझती ही नहीं है, भले ही वह विरोध में झंडा लहराते रहे। बस इतना ही याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, तो हम इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रमुख कारण, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो बात कर लेते हैं पहले नंबर की। अगर पॉइंट की बात करें तो 1971 में कांग्रेस का दिया गरीबी हटाओ का नारा झूठ साबित हुआ। बहुत अच्छा, एक नंबर है। बांग्लादेश का निर्माण कराने तथा वहाँ से आए शरणार्थियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। बांग्लादेश की स्थापना से कर अमेरिका ने सहायता पर पाबंदी लगा दी। यानी कि बांग्लादेश की हमने सहायता की थी तो उसके लिए अमेरिका ने सहायता के लिए मतलब पाबंदी लगा दी। अब दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चौथा, 1972-73 में मानसून द्वारा दिया गया धोखा। उस समय मानसून ने भी 1972-73 में धोखा दे दिया था, ये ध्यान रखना है। जबकि आप पता ही है हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और मानसून पर ही आश्रित है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल की हम बात करें तो कानून क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं किसी सांसद या विधायक द्वारा अपने दल को त्याग कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कहलाता है। ये ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में सदैव सरकार के स्थायित्व पर आशंका बनी रहती थी। इससे ऊब कर दल बदल कानून बनाना पड़ा और लागू करना पड़ा। अब दल बदल के संसदा
या विधायकों की संख्या के एक खास प्रतिशत से कम सांसद या विधायक दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। यह कानून जब से लागू हुआ है तब से लोकसभा विधानसभाओं में की स्थिरता निश्चित हो गई है। लोकसभा और विधानसभा की स्थिरता निश्चित हो गई। इसको क्या करने हैं, 2 बार 3 बार पढ़ लेने हैं और लिख डालने हैं, तब आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। भारत में लोकतंत्र जो है कैसे सफल हो सकता है, तो बात कर लेते हैं उसके बारे में। कैसे सफल होंगे उसको हम सफल बनाना है। बात करते हैं आंसर की। पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। विचित्र बात है। क्या है विचित्र बात है? कौन कहता है कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं है? एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में, नव स्वतंत्रता देशों में केवल भारत ही है कि आज तक लोकतंत्र में कोई व्यवधान नहीं आया है। कोई व्यवधान नहीं आया है। सबसे यानी कि जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है तब से ठीक समय पर चुनाव होते रहे हैं। इसके विपरीत अनेक एशियाई और अफ्रीकी देशों को सैनिक शासन का सामना करना पड़ा है। कुछ दिन सैनिक शासन रहने के बाद चुनाव होता है और जिम्मेदार सरकार बनती है। कुछ दिनों बाद वही ढाक के 3 पात, यानी कि फिर जैसा है वैसा ही हो जाता है। सैनिक शासन लद जाता है और भारत में लोकतंत्र के आगे कुछ समस्या है तो बस यह है कि नेताओं में वैसी ही त्याग की भावना आए जैसा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय था। दूसरी बात है कि नेताओं में परिवारवाद की कमजोरी, जैसे लगता है कि यहाँ लोकतंत्र ना होकर राजतंत्र हो। बाप के बाद बेटा का या बेटी, यदि बेटा बेटी नहीं होता तो नाती पोता की पत्नियों। इसका सबसे अधिक घिनौना रूप कांग्रेस ही दिखलाती है। पार्टी हो या देश, जब तक नेहरू जी जीवित रहें पार्टी और सरकार दोनों को अपनी मुट्ठी में रखे रहें। इनकी मृत्यु के बाद जो है उन दोनों पदों पर इंदिरा गांधी जी आ गई। बीच में लाल बहादुर शास्त्री आए। उनको रास्ता से किस तरह हटाया गया किसी से छिपा नहीं है। सीताराम की केसरी को किस प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया, इसे भी सभी जानते हैं। पता नहीं कांग्रेस वालों को क्या हो गया है कि वे सब बर्दाश्त करते हैं या करना पड़ता है। यह बीमारी यदि देश से दूर हो जाए तो निश्चित ही यहाँ लोकतंत्र पूर्णतः सफल है। ये ध्यान रखना है। इसको 2-4 बार 5 बार पढ़ लेने, ध्यान से सुन लेने, आपको याद हो जाएंगे। अब है परिवारवाद। क्या है परिवारवाद की अगर हम बात करें तो क्या होता है, सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप देना परिवार कहलाता है। यानी कि अपने बाप है तो बेटा को दे दिया, बेटा है तो अपने बेटे को दे दिया, इस तरह के पीढ़ी चलते रहते हैं। आपको ध्यान क्या होता है, सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप देना परिवारवाद है। भारत में इसका नंगा नाच पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय से ही चला आ रहा है। इस परिवार यानी कि उस परिवार द्वारा कुछ लालची चटकार बनाए गए हैं जो समय समय पर झंडा भांजते और जब वार का नारा बुलंद करते हैं। देखा देखी चुटमय नेताओं में भी यह प्रथा चल पड़ी है। मानो भारत में लोकतंत्र ना होकर राजतंत्र है। निश्चित ही इसकी जड़ में धन बल है। लेकिन निश्चित ही इसके जड़ में क्या है, धन बल है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब बात करें न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है। न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे? इसके सुधार के उपाय बताएं। तो इसके सुधार के उपाय की बात करें तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट है, 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। 3 अंग हैं। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी और विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी। किसी भी लोकतंत्र की सफलता वहाँ की निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका एक सर्वमान्य सत्य है। यदि हम विदेश और वहाँ के सर्वाधिक पुराने लोकतंत्र पर विचार करें तो वहाँ के लोकतंत्र की सफलता न्यायपालिका की सफलता ही रही है। वे देश है ब्रिटेन और अमेरिका। भारतीय लोकतंत्र की अनेक समस्याओं जिनमें न्यायपालिकों की क्या है भूमिका भी कुछ कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। आए दिनों 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा राज्य और केंद्र के समक्ष विवादास्पद मामले सामने आते ही रहते हैं, जिनका समाधान न्यायपालिका को निकालना पड़ता है। यह काम उसके लिए
बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। न्यायपालिका को न्याय करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि कोई पक्ष असंतुष्ट भी ना हो और स्थिति समान भी हो जाए। न्यायपालिकाओं के कई स्तर होते हैं। जिला अदालत के उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, नीचे की अदालत के निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालयों में अपील हो सकती है। इसीलिए किसी भी स्तर का न्यायालय हो, खूब सोच विचार और साक्ष्यों के संदर्भ में अपना निर्णय सुनाता है। यह काम चुनौती भरा काम नहीं है। अपील में यदि उस न्याय के विपरीत फैसला होता है तो निचली अदालत कुछ न कुछ जग हँसाई तो होती ही है, भले ही प्रकट करे या ना करे। तो दोस्तों, आज के लिए बात करते इतना ही। हमको उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो। इसके लिए आपको क्या हुआ है, 2 बार 3 बार इसको देख लेना है और याद कर लेने हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर लगे कि ये टॉपिक कराना है तो कमेंट करके भी बता देना है कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वो भी हम करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।